तो गुरुलोक डैडी इश्यूज इज माई फेवरेट जॉनरा इन मूवीज, पर कभी लगा नहीं था कि इस कॉम्प्लेक्स लेयर्ड स्टोरी में भी एक बुरी मूवी भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि क्रेविन द हंटर इज नॉट एंटायरली अनबेरेबल, लेकिन सॉसलेस जरूर से फील होती है। जैसे कि आपके सामने मुगलई थाली सजा दी गई हो, 50 पकवान परोस दिए गए हो जो कि दूर से बड़े एपेटाइजिंग लगते हैं, लेकिन जब खुद को साबित करने वाली बारी आती है ना, तो इससे फीका एक्सपीरियंस और कुछ नहीं होता। अब क्रेविन दी हंटर ऑब्जेक्टिवली, लॉजिकली, थीमेटिकली और लिटरली एक बुरी मूवी है। वेयर ऑन टॉप ऑफ दैट कि मूवी की एडिटिंग इतनी अजीब है कि उन्होंने इवेंट्स एंड सिनेरियोस के बीच में कोई ट्रांजिशन शॉट रखा ही नहीं है। बंदा जेल ब्रेक कर रहा है एंड कट टू जेल ब्रेक कर दिया उसने, जो कि शुरू से इतना भयंकर आप उसे सेटअप कर रहे हो और फिर भी आपने नहीं दिखाया। कंट्रीज तो ये ऐसे ही जंप कर जाते हैं कि जैसे कि बाजू की गली की ही बात हो, एंड मूवी का फर्स्ट एक्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये अपने ओरिजिन के नाम पर क्या ही बकलोली चला रहे होते हैं। अब बहरहाल क्रेविन द हंटर की स्टोरी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। दुनिया के ऑलमोस्ट हर मर्द की तरह क्रेविन भी अपने बाप के साथ उसकी नहीं बनती। जहां सरगेई क्रेविनॉफ की माँ एक रशियन थी एंड बीच बीच में उसे मेंटल इश्यूज आते रहते थे और एक दिन उसकी माँ ने खुद की जान ले ली। वहीं पर रसल क्रो जो कि निकोलाई क्रेविनॉफ है, वो बंदा बहुत ही ट्रेडिशनल फादर फिगर है कि वो कहता है कि मेरे साथ शिकार पे चलो, मर्द बनो, दुनिया अच्छे बुरे लोगों से नहीं भरी है, दुनिया में सिर्फ अच्छे शिकार होते हैं, ये तुम्हारी विरासत है, यू आर अ हंटर, तो उसे अपनाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक दिन अपनी माँ के निधन के बाद सरगेई और उसका भाई दिमित्री को उनका बाप उनको दूसरे देश लेके जाता है हंटिंग के लिए, जहां पे एक खूंखार शेर का उन्हें शिकार करना है जिसने अब तक 2000 इंसानों की जान ली है। अब वो कुछ सीन्स के बाद वो खूंखार शेर सरगेई पे धावा बोल देता है। उनका बाप उस शेर पे 3 गोली चलाता है मगर शेर को कुछ नहीं होता। वो सरगेई को लेकर भाग जाता है और जिंदा भी छोड़ देता है, जो कि फिर हमें वो ट्रेलर में ही देखने को मिला था कि उस शेर का एक खून का ड्रॉप सरगेई के अंदर भी चला जाता है। एंड फिर कैलिप्सो वहां में देखने को मिलती है, जो कि फिर उसे वो दवा पिलाती है जो कि उसकी दादी या नानी ने वो उसे बना के दी हुई थी, ताकि जब भी उसे उसकी जान खतरे में आए तो वो उसे जिंदा कर सके, उसे बचा सके। तो वो दवा जब वो सरगेई को पिलाती है तो वो जिंदा हो जाता है 3 मिनट मरे रहने के बावजूद भी। एंड फिर ओरिजिन यही खत्म नहीं होती, उसके बाद भी ये चलती रहती है। उसके अंदर ठीक होने के बाद एक एनिमल एग्रेशन आने लगता है, टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट हो जाता है, मेटा ह्यूमन एबिलिटीज आती हैं और फिर वो सुपर ह्यूमन भी बन जाता है और अपने बाप को एक रात गुस्से में छोड़कर अपनी माँ के गांव चला जाता है रशिया में, जहां पे जो उनका स्टेट होता है, वो जंगल वाला इलाका, वो उसे प्रोटेक्ट करता है, वहीं जीता है एंड नेचर के साथ कनेक्ट करता है। अब सब कुछ उसके जिंदगी में ठीक ही था। वो अपना ट्रेडिशनल हंटर बन जाता है जैसा उसका बाप चाहता था। बाप से तो नफरत करता ही है, लेकिन नेचर के पास ही रहता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ सॉर्टेड चल ही रहा होता है, वो लोगों को हंट कर रहा होता है, लेकिन उनके अब्बू थे हरामी, गैंगस्टर टाइप आदमी थे एंड उनके पीछे राइनो नाम का एक बगलोल पड़ा हुआ था। जहां सीनियर क्रेविनॉफ ये जरूर से समझ गए थे कि मैं तो इसे अब नहीं हरा सकता, लेकिन मेरा बेटा जरूर से इसे मार सकता है। लेकिन मेरा बेटा मेरी बात मानेगा क्यों? वो बचपन में ही मुझे छोड़ के जा चुका है। तो फिर बाप ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि राइनो फिर क्रेवन के पीछे गया, क्रेवन राइनो के पीछे गया और अब्बू दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। ये था मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अब्बू तो अब्बू होते हैं। एंड इन्हीं सब के बीच में कैमिलियन फंस जाता है, उसका वो दिमित्री छोटा भाई, वो काफी कमजोर रहता है थ्रू एंड थ्रू मूवी में। एंड में क्या ही बकचोदी होती। खैर, अब मूवी के डायरेक्टर हैं जेसी चैंडोर। उन्होंने अपने पूरे करियर में कोई भी पूरी पिक्चर नहीं दी है और ऐसा भी नहीं है कि बंदा मर्दों वाली पिक्चर बना नहीं पाता है। उनकी ट्रिपल फ्रंटायर देखी है ना, आज भी उसके एडिट्स बनते हैं। अब मोस्ट वायलेंट ईयर, मार्जिन कॉल, बंदे के अंदर वो पोटेंशियल कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि जब आप कितने भी अच्छे डायरेक्टर क्यों ना हो, जब आप किसी स्टूडियो के आईपी के साथ काम करते हो तो कितनी बंदिशों में आप फंसे रहते हो एंड क्या क्या चीजें आप नहीं कर सकते। तो यहां नजर आ रहा है कि जेसी चैंडोर बस काम कर रहे थे दिहाड़ी पर। मूवी आर रेटिंग रखती है, दैट मीन्स की ओनली फॉर अडल्ट्स, जिसमें वायलेंस ही नहीं मैच्योर थीम्स को भी एड्रेस कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी कहानी को गढ़ने का सबसे बिलो एवरेज रास्ता चुना। मूवी का बजट भी बहुत ही हैंडसम है, 3 स्क्रीन प्ले राइटर भी जुड़े हुए थे जो कि काफी अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी भी थी, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन बैकग्राउंड भी था आपके साथ, और फिर भी मूवी इतनी ऑफ फील होती है कि जैसे कि टुकड़ों में जोड़ी गई है इसे। ये कोई प्रॉपर मूवी फील होती ही नहीं है, ऐसा अब्रप्ट फील होता है। अगर आपने मूवी देखी है तो इसका एंड ऐसा है कि दिमित्री अचानक से इतना बड़ा ट्रांजिशन ले लेता है कैरेक्टर वाइज, वो भी कोई बिना पैसेज को दर्शाते हुए डायरेक्ट जंप। आखिर में उसका जैकेट पहनने वाला सीन भी कोई डेप्थ नहीं है उसमें, बस एवं ही था, बैठ गया बंदा। और इवन एक्सेंट की ही बात कर लो तो हिंदी डब में भी उन्होंने रशियन रखी हुई है शुरू में, एंड मिस्टर टेलर ने रशियन जब बोली है,
एंड जब शुरू में बोली है और वो बाद में बोली है, उसकी कंसिस्टेंसी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जो कि दर्शाता है कि रीशूट करने के बाद मूवी को कितना फिक्स किया गया है और फिर भी ये फिक्स नहीं हो पाई। ये फिल्म तो अपनी औकात अपने फर्स्ट एक्ट में ही दिखा देती है कि जब वो टीनेजर्स की कहानी शुरू होती है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जहां दूर से राइनो क्रेवन को मारना क्यों चाहता है, क्योंकि क्रेवन के पास एक डायरी है एंड जिसका भी नाम उस डायरी में आ जाता है क्रेवन उसे मार देता है। एंड बस राइनो यही नहीं चाहता कि उसका नाम उस डायरी में आगे चल के कहीं भी आए। तो कोई ढंग के सेटअप्स नहीं, कोई ढंग के पे ऑफ्स नहीं, बस इट एग्जिस्ट एंड इट्स अ मेस। मूवी में बस एक नाम की हीरोइन है कैलिप्सो नाम से, जो कि उनका काम मेडिक का ही होता है, जो कि 2-4 लाइन थी एंड थोड़ा सा फील होता है कि यार ये कैरेक्टर लग तो रहा है कि लेयर्ड है, पर यू जस्ट नो कि रीशूट करने के बाद कोई जगह नहीं बची होगी इनके लिए, तो इन्हें इनके रोल्स काफी मिनिमम ही रखे गए होंगे। एंड आई एम ग्लैड कि अगर ऐसी दाग है आपके करियर के ऊपर तो आपका रोल इस पिक्चर में कम ही होना चाहिए। फिल्म के पास कोई भी कोई भी रिडीमिंग क्वालिटीज नहीं है। अब किसी भी स्टेज पे से फिक्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑन पेपर ही बकवास लिखी गई है। ये बहुत ही डीप हो सकते थे, कोई भी एक टॉपिक उठा लेते, एक मर्द के जंगल के साथ एनिमल अबैंडनमेंट को लेकर, हंट और सर्वाइवल और नेसेसिटी के बीच के रिश्ते को लेकर, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, हंटिंग अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन में कितना बड़ा कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, उसकी फिलॉसफी, वो पर्सपेक्टिव, डोमिनेंस ओवर अदर स्पीशीज, प्रकृति से उठना बैठना, जितना तुम्हें चाहिए तुम उतना ही लो, मोरालिटी क्या होती है, अपने पूर्वजों के लिए सम्मान, ऑर्डर कैसे मेंटेन रखे, एक्नॉलेज करना कि हमारी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स अभी भी हमारे अंदर ही है, लेकिन कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं करना था। इनमें से अगर ये कोई एक पॉइंट या फिर थीम अगर पिक्चर में लगाकर बना दिए होते तो फिल्म बहुत ही तोड़ू बन जाती, लेकिन नहीं। यहां तक कि ये कॉमिक्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपनी अच्छी स्टोरी भी ऊपर से बाहर से नहीं उठाना चाहते, तो ये क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? स्पाइडरमैन के नाम पे बस बैंक, जिसमें से तुम प्ले स्टेशन के स्पाइडरमैन 2 को ही अगर गेम देखा ही होगा या खेला होगा तो वहां क्रेवन लगता है। उसका बस एक ही थीम था कि दुनिया में कोई औकात का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता क्या कि जो मुझे चैलेंज कर सके। एंड इवेंचुअली उसे चैलेंज कौन करता है? वेनम, जो कि इस दुनिया का है ही नहीं। एंड फिर जब वहां पे वो उसका सिर खाता है तो उसे थैंक यू बोलता है कि एट लास्ट, कि मेरे जीवन के आखिरी दिनों में मैं मर्दों की तरह यहां से जाऊंगा अपने पूर्वजों के पास लड़ते लड़ते। बाकी मूवी का एक बहुत ही फनी सा सीन मुझे अभी याद आया कि जब क्रेवन अपनी महिला मित्र को यानी कि कैलिप्सो को अपने इलाके, अपने स्टेट में लेकर जा रहा होता है, तो उसकी शेरनी उस पर अटैक कर देती है जिसे वो बचपन से जानता है, वो कूगर। ये फुल इम्प्रेस करने वाला वो पूरा सिनेरियो था। अपन समझ भी पाते हैं क्योंकि हराने के बाद वो सीन ऐसा थोड़ा सा कॉमेडिक था, काफी लाइट हार्टेड था। एंड वो थोड़ा सा सीन अजीब क्यों लगता है? क्योंकि बस 2 मिनट के बाद क्लाइमैक्स शुरू होने वाला है, पिक्चर खत्म होने वाली है और अभी भी इंप्रेस करने की फिराक में चल रहे हैं भाई अपने। बाकी अपन मर्द जात मादर जात होती है, समझ सकते हैं, गेम इज गेम। बाकी ओवरऑल इट्स अ बैड मूवी एंड थैंक गॉड सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स खत्म हुआ बिना स्पाइडरमैन वाला। टीज तो किया इन्होंने पिक्चर के आखिर में स्पाइडरमैन को, वो मकड़ी जब ऊपर से निकलती है जो कि ट्रेलर में हमने भी देखा हुआ था, वो स्पाइडर का थोड़ा सा फोबिया क्रेवन के अंदर भी रहता है क्योंकि उसकी माँ को भी थोड़ा बहुत डर था। एंड मे बी अगर पिक्चर चल जाती तो आगे चल के वो स्पाइडरमैन के साथ वो कनेक्शन दिखा देते, लेकिन नहीं हुआ। एंड उसके बाद एक अपना दिमित्री का कैमिलियन वाला फुल ट्रांजिशन हमें जो दिखाना, वो भी अजीब सा डाल दिया था वहां पे, वो भी एक सेटअप था जो कि वो भी हमें आगे नहीं देखने को मिलेगा। अब वैसे भाई किसी और को दोष क्या ही दे, एक बात होती है ना कि मरे हुए जानवरों को नहीं खाना चाहिए। हमें ऑलरेडी पता था कि ये क्या होने वाला है एंड फिर भी हमने अपना इसमें मुंह डाला। एंड मैं बात समझता हूँ, क्रेवन वेनम 3 के बाद रिलीज होने को इंटेंट नहीं हुई थी, मगर इस पकअप इतनी थे कि इसे फिक्स करने में इतना टाइम लग गया एंड इसके ऊपर एक बोझ भी रहा कि एसएसयू को खत्म भी करना है इस मूवी के साथ, जो कि इससे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। खैर, अब ये सारी बातें हम समझ सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता था कि हम किस में जा रहे हैं। जिसमें पता है अब ये फिल्म तो मुझे R-rated भी महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि इनकी राइटिंग लेवल पे ही इतने बड़े फकअप्स हो गए होंगे कि इन्हें लगा होगा कि यार कुछ भी करके इस पिक्चर को बेचो, कुछ भी करो, R-rating डालो, कुछ भी करो, सब डाल दो, लेकिन बेचना है इस पिक्चर को। क्योंकि बेसिक लेवल पे भी देखोगे ना तो राइटिंग एंड इवन डायलॉग्स भी ऐसे कुछ सपोर्ट नहीं करते कि हाँ पिक्चर मैच्योर है, R-rated है, नहीं। बस ऐसा लगता है कि खून खराबे का स्टिकर ऊपर से चिपकाया गया है ताकि वो एक शॉक वैल्यू दे सके कि वो भाई कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं हुआ। अब जहां यहाँ पे मैं राइनो की भी बहुत बेइज्जती नहीं करना चाहूंगा, पर डिजाइन वाइज देखे तो राइनो का कैरेक्टर डिजाइन ऐसा फील होता है कि इट्स ऑलमोस्ट देयर, बट वो लुक में वो सॉस मिस है। ऐसा लगता है कि बिना लेग डे वाला राइनो है एंड बस डिजाइन में बस वो वहां पहुंचने ही वाला है, लेकिन ये बस गए नहीं। एंड अब एरन भाई भी
बड़ी मेहनत तो की उन्होंने। आई मीन शुरू में एक्सेंट देख के फील होता है कि बंदे ने शुरू में मेहनत की है, जब आप 6-8 महीने बाद रीशूट कराओगे तो भाई बंदा तो थक ही जाएगा। एंड उन्होंने बड़ी कोशिश की कि 6 पैक बना लेता हूँ, पिक्चर बिक जाएगी, लेकिन इंडिया में इधर फैंस लोग पागल हो जाते होंगे एक्टर्स की बॉडी देखकर कि ओ भाई यार क्या बॉडी बनाई है, पिक्चर तो अच्छी ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा ग्लोबल स्केल पे नहीं होता। बाकी अब हो गया भाई यार, पता तो था ही हमें। बस यही दिलासा है कि चलो ये मैडम वेब एंड मॉर्बियस जितनी तो बुरी नहीं है, लेकिन वेनम 3 जितनी डिसेंट भी नहीं है, बस एग्जिस्ट कर रही है। एंड हम जानती हैं कि ये बार ऑलरेडी कितना लो है यहाँ पे। दिस वॉज डेफिनेटली नॉट वट वी आर क्रेविंग, पर एटलीस्ट खत्म हुआ। अब चलो इंतज़ार रहेगा, जो भी 2-3 महीने में एसएसयू अपनी नेक्स्ट लाइनअप तो रिलीज़ करेगा ही, कि एक बार और कोशिश करते हैं कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको ही। मेरा तो साल शुरू हुआ क्रेविन दी हंटर को देख के, ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी लेट से रिलीज़ हुई है। बाकी आप बताओ, आपने अपने पहला साल पहली मूवी कौन से देखकर शुरू किया? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।